वीडियो है सिंधु घाटी सभ्यता पे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड सारे ही फैक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि हमारे सारे एग्जाम्स में आते ही हैं। मीन्स कभी खोजकर्ता पूछ लिया जाता है, तो कभी खोज कब हुई और अवशेष से संबंधित या सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल से संबंधित जो भी कब इसकी खुदाई हुई और कब तक ये अपने चरम पे पहुंची, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। इसी तरह हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। आइए देखते हैं। टू द पॉइंट विश्लेषण करेंगे हम, इसमें टू द पॉइंट ही बात करेंगे। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी खोज हुई थी 1921 में। खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी, जिन्हें राय बहादुर दयाराम साहनी भी कहा जाता है, ये इसके खोजकर्ता थे। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जो थे सर जॉन मार्शल, इनकी अगुवाई में, मीन्स इनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने खुदाई कार्य अपने स्टार्ट किया था। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी जिले में है। हड़प्पा जगह किसे कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। एक पंजाब पाकिस्तान में भी है और एक अपने इंडिया में भी है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटेगोमरी जिला, जिसे वर्तमान में अब साहिवाल जिला कहा जाता है, साहिवाल है और उसमें स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध के लड़काना जिले में है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभी दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान हैं। तो हड़प्पा जो है वो पंजाब के मांटेगोमरी में है और ये सिंध के लड़काना में है मोहनजोदड़ो। अकॉर्डिंग टू पिग्गट महोदय, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जो पिग्गट महोदय जी हैं, एक इतिहासकार रहे हैं, वो कहते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। जॉन मार्शल की बात करें तो इन्होंने सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया। पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? तो सर जॉन मार्शल ने इसे नाम दिया। सर जॉन मार्शल ही इनके निर्देशन में ये काम किया गया था, जो कि दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे है। और मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो भी कहते हैं एक्चुअली इसे। मोहनजोदाड़ो पे एक मूवी भी आई है, उसमें दिखाया गया है। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही दिखाई गई हैं फेक, बट हाँ फिर भी हम कह सकते हैं कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के बाएं तट पे है और मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पे है। सभ्यता की तिथि है रेडियो कार्बन C14 के हिसाब से देखा जाए, जो कि नई टेक्नोलॉजी है, जो कि एजिंग बताती है किसी भी चीज़ की, कि कोई चीज़ कितनी पुरानी रही है, उसका कार्यकाल बताती है, पीरियड बताती है। तो 2300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रेडियो कार्बन विधि के द्वारा बताया गया है इस सभ्यता की तिथि को। सर्वाधिक माना गया है क्योंकि नवीन तकनीकी पे आधारित है। अब ये सभ्यता की बात करें तो ये सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया के समकालीन थी। सभ्यता के अवशेष हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो पाकिस्तान में हमें सॉरी पाकिस्तान में हमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और भारत में हमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र आदि जगह पे इसके हमें स्थल मिलते हैं। ये अवशेष जहाँ जहाँ पाए गए हैं उन स्थानों की यहाँ पे बात की गई है। एक्चुअली मुझे थोड़ा जुकाम है, तो हो सकता है वॉइस थोड़ी क्लियर ना हो पाए, बट आई विल ट्राई नेक्स्ट वीडियो कि अच्छा रहे मेरा आवाज़। तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम नगर जो थे वो 4700 ईसा पूर्व पुराने माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि लोकेशंस की। सबसे उत्तरी लोकेशन में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पर मिला है वो है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी में दामाबाद महाराष्ट्र में मिला है और पश्चिमी में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में मिला है। पूर्वी में आलमगीरपुर यूपी में मिला है। ठीक, तो पश्चिमी सुतकांगेडोर बलूचिस्तान, पूर्वी आलमगीरपुर यूपी, उत्तरी मांडा जम्मू कश्मीर और दक्षिणी दामाबाद महाराष्ट्र। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या में 4 प्रजातियां थीं। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या है उसमें 4 प्रजातियां थीं। 4 प्रजातियों के अवशेष मिले हैं, ऐसा देखा गया है। कौन कौन सी प्रजातियां थी वो? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, इन्हें कॉकेशियन बोलते थे। भूमध्य सागरीय, ये अधिकांशता थी, मतलब ज़्यादा यही पाई गई हैं। और थर्ड थी अल्पाइन और फोर्थ थी मंगोलाइड। तो ये 4 प्रजातियां हो गई। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जिन्हें कॉकेशियन कहा गया, भूमध्य सागरीय ये मैक्सिमम यही पाई गई हैं, अल्पाइन, और फोर्थ है मंगोलाइड। तो सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक के संबंध में विभिन्न विचारों की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कहाँ से लोग आए थे,
वो सब के बारे में बात करते हैं। तो एक विद्वान है डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे आर्यन। इन्होंने ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया, या इन्होंने ही इस पूरी सभ्यता को बसाया। गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर हैं, वो सुमेरियन को मानते हैं, और राखाल दास बनर्जी हैं, वो द्रविड़ को मानते हैं। एक बार फिर देखते हैं, डॉक्टर लक्ष्मी स्वरूप के हिसाब से आर्य हैं, गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के हिसाब से सुमेरियन है, और राखाल दास बनर्जी के अकॉर्डिंग जो है द्रविड़ है। ये लिख रखा नोट्स बाय सुरजीत, एक्चुअली मेरा नाम ही सुरजीत है, तो वो मैंने यहाँ पे कॉपीराइट दे रखा है। मेरे ही हैंडमेड नोट्स हैं ये सारे। मैंने ये घटना चक्र और भी कोई अच्छी किताबें एनसीईआरटीज वहाँ से फैक्ट निकाल के सारे फैक्ट लगभग कवर अप किए हैं इसमें। आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का वर्गीकरण। ये तीन प्रकार में बटा हुआ था, 3 टाइप में। पहला है केंद्रीय नगर, दूसरा है तटीय नगर और पत्तन, और अन्य नगर एवं कस्बे। केंद्रीय नगर सेंट्रल हुआ करता था, मीन्स कि जैसे मुखिया वगैरह किसी का भी मान सकते हैं, ये सेंटर था, इसमें कुलीन टाइप रहते होंगे लोग। और तटीय नगर पत्तन, यहाँ बंदरगाह वगैरह होंगे, और अन्य नगर और कस्बे यहाँ नॉर्मल आम आदमी रहते होंगे, ऐसा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 3 बड़े नगर एवं बस्तियां क्या क्या हैं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धौलावी। ये 3 जो हैं, ये 3 बड़े बड़े नगर थे, समकालीन थे सिंधु घाटी सभ्यता के। मीन पूरी सभ्यता थी, उस सभ्यता में भिन्न भिन्न स्थल मिले हैं। उन स्थलों में 3 ये जो थे वो काफ़ी बड़े थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और धौलावीरा। हड़प्पाई टीलों की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन हमें देते हैं हड़प्पाई टीलों की जानकारियाँ। उत्खनन कार्य, इसके उत्खनन कार्यों की बात करते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का पंजाब है वहाँ पे, तत्कालीन मांटेगोमरी संप्रति में आता है। वही बात है, मीन्स कुल मिला के फैक्ट थोड़ा कठिन तरीके से यहाँ बता दिया है कि 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की पंजाब के पाकिस्तान में, जो कि अभी मतलब उस टाइम पे तत्कालीन जो था वो मोंटेगोमरी था, अभी वर्तमान में साहिवाल हो गया है। और ये रावी के बाएं तट पे है, इसका बाएं तट पे, रावी के बाएं तट पे, यहीं पे इसका सर्वेक्षण कार्य किया गया। वर्ष 1923 में इसका नियमित उत्खनन आरंभ हुआ। खोज तो 1921 में की गई थी कि दयाराम साहनी के द्वारा, लेकिन नियमित उत्खनन इसका आरंभ हुआ 1923 में। 1926 में माधव राव वत्स ने इसका उत्खनन कार्य किया, और 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर इसका उत्खनन कार्य किया। मतलब कि हड़प्पा में 3 लोगों का योगदान है। एक तो सर जॉन मॉर्शल के निर्देशन में काम किया था, वो तो ठीक ही है, बट 3 लोग कौन कौन से इन्होंने उत्खनन कार्य किया? 1923 में दयाराम साहनी जी ने, 1926 में माधवराव वत्स ने, और 1946 में मॉर्टिमर व्हीलर ने। हड़प्पा से 2 टीले मिले हैं, एक तो पूर्वी टीला है और एक है पश्चिमी टीला। पूर्वी टीला इसको नगर टीला कहा गया है, और जो पश्चिमी टीला है इसको दुर्ग टीला कहा गया है। यहाँ पे 6-6 कक्षों की 2 पंक्तियों में 6-6 कक्षाएं बने हुए हैं, और 2 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 6 कक्ष हैं। इनमें निर्मित 12 कक्षों वाला एक अन्नागार के अवशेष मिले हैं। 12 कक्षों वाला एक अन्नागार मिला है हड़प्पा से। आवास क्षेत्र के दक्षिण में, इसका जो आवास क्षेत्र हुआ करता था उसके दक्षिण में कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ कब्रिस्तान हुआ होगा, और एक समाधि मिली है वहाँ पे, इसको नाम दिया गया है R37। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी कई बार पूछा जा चुका है, और भी अन्य एग्जाम्स में से पूछा गया है इसे, कि जो समाधि प्राप्त हुई है उस कब्रिस्तान में, उसको नाम क्या दिया गया। अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्ति हुई है, अभिलेख युक्त मोहरें मिली हैं हड़प्पा से। अन्य महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं, क्या क्या मिले हैं देखते हैं। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला है, शंख का बना बैल मिला है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा जिसे उर्वरता की देवी कहा गया है। मीन्स जैसे मात्र सत्ता समाज था, तो उस हिसाब से ये दिखाया गया है कि पृथ्वी का उद्भव स्त्री से ही हुआ है, स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा, उर्वरता की देवी इनको बोला गया। पीतल का बना इक्का, पीतल का बना एक इक्का मिला है। इक्का मीन्स इक्का घाटी टाइप कुछ होता होगा, उसी को शायद इक्का बोलते हो। ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, और गेहूं तथा जौ दोनों के अवशेष प्रमुख हैं। दोनों के अवशेष मिले हैं, तो दोनों ही ये प्रमुख रूप से देखे जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बना है यहाँ से। अब मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। शाब्दिक अर्थ सबको पता है, मृतकों का टीला होता है। लोकेशन है इसकी सिंध प्रांत के लरकाना जिले में,
सिंधु के दाईं तट पे है, हम ऊपर बता चुके हैं, हड़प्पा बाईं तट पे है और ये जो है सिंधु दाईं तट पे है। हाँ, हड़प्पा रावी के बाएं तट पे है और सिंधु जो है वो सिंधु के दाईं तट पे है, हड़प्पा रावी के बाईं तट पे है। खोज एवं खोजकर्ता 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। राखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। और प्राप्त अवशेष की बात करें, सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय क्या है यहाँ, बृहत स्नानागार जो यहाँ मिला है वो सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय माना गया है। बृहत स्नानागार की लंबाई चौड़ाई हालांकि पूछेगा नहीं, बट एक फिर भी ऑप्शन में दे सकता है तो एक आइडिया हो कि क्या लंबाई चौड़ाई थी। ये लंबाई और चौड़ाई जो नॉर्थ टू साउथ थी वो 55 मीटर थी और वेस्ट टू ईस्ट थी वो 33 मीटर थी। चौड़ाई और लंबाई की बात की। इस स्नानागार के मध्य में 11.8 गुणा 17.01 मीटर, ये बृहत स्नानागार के मध्य में एक स्नान कुंड हुआ करता था। इस कुंड की लंबाई चौड़ाई बताई गई है कि 11.8 और 7.01 मीटर है। इसकी गहराई, तो स्नानागार के मध्य में स्नान कुंड था, इसकी गहराई क्या थी, 2.43 मीटर। धर्मानुष्ठान के उद्देश्य से बनाया गया था। ये नॉर्मल स्नानागार नहीं था, या जब कोई धर्म विशेष का कोई कार्यक्रम होता था, अनुष्ठान होता था कुछ, तब यहाँ पे लोग डुबकी लगाने आते थे या स्नान करते थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो है विशाल अन्नागार। एक अन्नागार वहाँ भी मिला है ऊपर हड़प्पा में, बट विशाल अन्नागार की बात करते हैं तो ये मोहनजोदड़ो का फेमस था। सबसे बड़ी इमारत ही एक्चुअली मोहनजोदड़ो की विशाल अन्नागार थी। लंबाई चौड़ाई की वही आइडिया ले लेते हैं कि 45.72 मल्टीप्लाई बाई 22.86 मीटर, ये लंबाई चौड़ाई का डेटा है। सड़कें, तो मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता माना गया है यहाँ की सड़कों को। एक्चुअली सिंधु घाटी सभ्यता की, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता माना ही गया है सड़कों को। मतलब विशेषीकृत नगर था और विशेष सड़कें थी और भवन जो थे पक्की ईंटों से निर्मित थे। इसमें मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी जिसे राजपथ कहा जाता था। सड़कें समकोण पर काटती थी और ये जो सड़कें समकोण पर काटती थी, इस पूरे प्रक्रम को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। मोहनजोदड़ो के पश्चिम भाग में स्थित दुर्ग को स्तूप टीला कहा गया। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिम में स्थित जो टीला था, दुर्ग टीला, उसको स्तूप टीला कहा गया क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। यहाँ जो मोहनजोदड़ो का पश्चिमी भाग था वहाँ पे एक टीला था, उसको स्तूप टीला कहा गया और ये जो स्तूप टीला था यहाँ पर कुषाणों ने स्तूप का निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम पड़ा स्तूप टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों की बात करते हैं। अवशेष याद रखना जरूरी है, सारे नहीं, महत्वपूर्ण तो याद रख लो क्योंकि एग्जाम्स में कोई महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं, एटलीस्ट एलिमिनेट तो आप कर ही दोगे कि हाँ ये तो वहाँ से नहीं मिला था। जैसे यहाँ का फेमस था मोहनजोदड़ो का विशाल अन्नागार मिला यहाँ से। तो देखते हैं, कांसे की रथ नारी की मूर्ति मिली है यहाँ से। तो कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति मिली है यहाँ से। पुजारी मिला है, एक पुजारी की मूर्ति मिली है, योगी है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति सॉरी मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मिली है। कुंभकार के 6 भट्टे मिले हैं। कुंभकारों के 6 भट्टे मीन जो कुम्हार वगैरह थे वो अपना काम करते होंगे, उनके 6 भट्टे मिले हैं। सूती कपड़ा के साक्ष्य मिले यहाँ से। हाथी का कपाल खंड मिला है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं जो कि गल चुके हैं लगभग। सीपी की बनी हुई अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल, और अंतिम स्तर पर बिखरे हुए कुएं से प्राप्त नर कंकाल मिले हैं। घोड़े के दांत मिले हैं एवं गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े के दांत मिले हैं, कंकाल ही मिला है, कंकाल तो शायद सूतकांगड़ोर से मिला है। और ये घोड़े के दांत और गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। चनोदड़ो पे आते हैं। चनोदड़ो पाकिस्तान की सिंध प्रांत में स्थित था। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित था और ये सिंधु नदी के तट पर था। खोज और खोजकर्ता की बात करते हैं तो 1931 में एम.जी. मजूमदार ने एवं 1935 में मैके ने इसका उत्खनन किया। एवं अब यहाँ बात करते हैं सैंधव सभ्यता के अतिरिक्त झूकर एवं झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं।
सैंधव सभ्यता के अतिरिक्त यहाँ झूकर और झांगर संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। मीन्स सैंधव सभ्यता के तो साक्ष्य मिलते ही मिलते हैं, साथ में झूकर और झांगर संस्कृति के भी यहाँ साक्ष्य मिलते हैं। संभवतः ये एक औद्योगिक केंद्र था। औद्योगिक केंद्र से माना गया क्यों? क्योंकि यहाँ मणिकारी मोहर बनाने और भार माप के बटखरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ मनका बनाने का कारखाना और भट्टी प्राप्त हुई है। पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में कि मनका बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मैके जी इनको यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना चंद्रद्रोह से प्राप्त हुआ है। अन्य अवशेष देखते हैं। अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, मतलब पदचिन्ह प्राप्त हुए हैं, जो कि ऐसा देखा गया है कि एक कुत्ता है जो बिल्ली का पीछा कर रहा है। अब ये कैसे पता चला कि कुत्ता ही बिल्ली का पीछा कर रहा है? तो देखा गया पहले बिल्ली का पंजा है, उसके ऊपर कुत्ते का पंजा बना हुआ है, तो इस तरह से आइडिया लगाया गया है। सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक, लिपस्टिक भी यहाँ से मिली। महत्वपूर्ण पूछा जा चुका है कि सौंदर्य प्रसाधन मिला है यहाँ से, और मनका बनाने का कारखाना मिला है चंद्रद्रोह से। इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, ये दोनों चीजें यहाँ से मिली है। आई थिंक इक्का गाड़ी में एक जानवर चलता था और बैलगाड़ी में दो होते थे, ऐसा होता होगा। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है, कोई भी किले का अवशेष यहाँ पे नहीं मिला है। पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने भी हाईलाइट लिखा है कि यहाँ कोई भी दुर्ग का अवशेष नहीं मिला है। अब आते हैं लोथल पे। लोथल की बात करते हैं। ये भोगवा नदी के तट पे है, अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी बहती है, वहाँ पे भोगवा नदी के तट पे है लोथल। खोज और खोजकर्ता कौन है इसके? 1954 में इसकी खोज हुई, एस.आर. राव, इनका नाम है रंगनाथ राव, ये इसके खोजकर्ता हैं। सागर तट पर स्थिति एवं पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था। इसकी स्थिति सागर तट पे और पश्चिमी एशिया से व्यापार इसका होता था इसी बंदरगाह के थ्रू, इसलिए लोथल एक बंदरगाह, फेमस है जब बंदरगाह, एक बंदरगाह शहर था। योजना एवं अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा गया। यहाँ इतनी सारी योजनाएं और भौतिक वस्तुओं का एक केंद्र था ये, तो इसीलिए इसको लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा गया है। मतलब इसकी फैसिलिटीज को देखते हुए इसको लघु हड़प्पा कहा गया है। हड़प्पा एक विकसित स्थल था, इसीलिए इसको भी लघु हड़प्पा नाम दिया है। और फारस की मुद्रा एवं पक्के रंग प्राप्त हुए हैं। फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है और पक्के रंग प्राप्त हुए हैं। पक्के रंग के पक्के रंग के पात्र प्राप्त हुए हैं, पक्के रंग से बने हुए थे। लोथल में गढ़ी एवं नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे। जो गढ़ी और नगर होते थे दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए होते थे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता थी डॉकयार्ड, जो यहाँ का डॉकयार्ड था, यानी जहाजों की गोदी, जिसे विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह भी बोलते हैं, तो ये यहाँ की प्रमुख विशेषता थी। लोथल से प्राप्त अन्य अवशेष जैसे धान या चावल, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति और 3 युगल समाधियाँ, वृत्ताकार चक्की के पार्ट, ये सब यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा पे आते हैं, इसकी लोकेशन देखते हैं पहले। लोकेशन सारों की ही महत्वपूर्ण है, सारे स्थलों की, क्यों? क्योंकि लोकेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, समझ लो। अगर क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से पूछा तो खोज या खोजकर्ता से पूछेगा, या फिर लोकेशन से पूछेगा, या फिर अवशेष से पूछेगा, बस 3 ही चीज़ें। लोकेशन क्या है इसकी? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, घग्गर के तट पे, तो कालीबंगा घग्गर के तट पे है। खोज और खोजकर्ता हैं इसके 1952 में अमलानंद घोष, ये अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। भवन कच्ची ईंटों के पक्की बने होते थे, पक्की ईंटों का प्रयोग करके केवल नाली, ध्यान दें इस बात को, कच्ची भवन जो थे वो कच्चे ही बने होते थे, लेकिन पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था नालियाँ बनाने में, कुआं एवं स्नानागार बनाने में। और प्राप्त अवशेष क्या है? हमें जुते हुए साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं हमें यहाँ से, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। 2 टीले मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान है, हमें यहाँ 2 टीले मिले हैं। पूर्वी टीला बड़ा है और पश्चिमी टीला छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया था। भूकंप का साक्ष्य मिला है यहाँ से, भूकंप भी आते थे, इस बात का भी साक्ष्य में कालीबंगा से मिला है। कच्ची ईंटों के चबूतरे का साक्ष्य मिला है, घर कच्ची ईंटों के होते थे, चबूतरे भी कच्ची ईंटों के होते थे। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं एवं पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है। एक चबूतरे पर अग्निकुंड मिला है, कुएं एवं पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त मिला है, जिसमें पशुओं की हड्डियां थी। इस गर्त में पशुओं की हड्डियां मिली हैं हमें। सॉरी। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी। दूसरा चबूतरा मिला है जिसपे 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं थी, जो एक पंक्ति में बनी हुई थी।
यहाँ से सिलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा की लोकेशन क्या है? ये कच्छ के रन में है, जो कि गुजरात में है। मासर एवं मानहर नदियाँ इसके तट पे यहाँ ये है, मतलब मासर और मानहर नदियों के मध्य में धौलावीरा है। अभी करंट का भी इशू रहा है, यहाँ पे खुदाई वगैरह हुई है। खोज एवं खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता हैं जगपति जोशी। 1967 से 68 में इन्होंने खोज की थी। विस्तृत उत्खनन किया था रविंद्र सिंह बिष्ट ने, RS बिष्ट 1992-1991। अब देखिए, ये देखना है कि दोनों ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों को ही पूछा गया एग्जाम्स में। जगपति जोशी को भी, जिन्होंने जो खोज करता थे, उत्खनन करता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, इनको ही पूछा गया RS बिष्ट। RS बिष्ट को नाम याद रखें, ये काम चल जाएगा आपका। आयताकार बना हुआ था धौलावीरा, 3 भागों में विभाजित था। किला, मध्यनगर और निचला नगर, ये 3 भागों में विभाजित हुआ करता था। उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी यहाँ से। यहाँ एक विशाल जलाशय मिला है, इसीलिए कहते हैं यहाँ उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था थी। लोग यहाँ जल को बचाते भी थे, जलाशय बना के सुरक्षित भी रखते थे, बांध भी बना के रखते थे। हड़प्पा लिपि से बड़े आकार का 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख प्राप्त है। हड़प्पा लिपि से बड़े आकार का एक 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला है। जल स्रोत सूखने और नदियों की धारा में परिवर्तन को विनाश का कारण माना गया है। धौलावीरा के विनाश का कारण, क्योंकि जल पर आधारित माना गया है। ऐसे क्यों? क्योंकि जल का संरक्षण, इतना जल को वैल्यू देते थे, लेकिन देखा गया कि धीरे धीरे जब नदियों की धारा में परिवर्तन हुआ और जल स्रोत सूखने लगे तो इसका पतन स्टार्ट हो गया। अन्य प्राप्त अवशेष क्या क्या मिले हैं हमें? अनेक जलाशय मिले हैं, निर्माण में पत्थर के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर पर चमकीला पॉलिश, त्रिस्तरीय नगरीय योजना। त्रिस्तरीय नगरीय योजना महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। जलाशय और त्रिस्तरीय नगर योजना, और अपने समय की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय सैंतलों स्थलों में सबसे बड़ा था। जितने भी भारतीय सैंतलों स्थल थे उसमें अपने समय में सबसे बड़ा था धौलावीरा। और घोड़े की कलाकृतियों के अवशेष मिले हैं, पॉलिशदार पाषाण खंड आदि ये सब चीज़ मिली हैं। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको भी एक एक करके देख लेते हैं फटाक से। महत्वपूर्ण फैक्ट कवर करते जाएंगे, इससे आपके सारे ही फैक्ट कवर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। सुरकोटदा को पहले देखते हैं। तो कच्छ, गुजरात इसकी लोकेशन थी। सुरकोटदा कच्छ में है, गुजरात में। खोज 1964 में हुई इसकी, जगपति जोशी ने की। 2 दुर्गीकृत भागों में ये विभाजित, धौलावीरा 3 में था। तो सुरकोटदा कौन से 2 दुर्गीकृत भागों में विभाजित है? गढ़ी और आवास क्षेत्र। कब्रिस्तान से कलश और समाधान के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की हड्डियां मिली हैं सुरकोटदा से। हाँ, सुरकोटदा से मिली हैं घोड़े की हड्डियां, मैंने वहाँ सुतकांगडोर बोल दिया था, जो कि गलत था। सुरकोटदा से मिली हैं। दैमाबाद, दैमाबाद को पढ़ते हैं। लोकेशन इसकी अहमदनगर, महाराष्ट्र है। प्रवरा नदी के बाएं तट पे है ये, सबसे दक्षिणी स्थल है ये दैमाबाद। रथ चलाता हुआ मनुष्य, सांड, गैंडे की आकृतियां, मृदभांड, सैंधोलिपि की मुहर, तस्तरी, प्याले आदि के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। अब राखी गढ़ी देखते हैं। इसकी लोकेशन हिसार, हरियाणा, जो कि घग्गर नदी के किनारे है। खोज इसकी 1969 में सूरज भान ने की थी। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है ये राखी गढ़ी, जो अभी अभी भारत में प्रेजेंट है। देखो, ऐसे तो सबसे बड़ा हड़प्पा है, लेकिन हड़प्पा तो चला गया पाकिस्तान में। अभी भारत में जो प्रेजेंट है, भारत, इसकी लोकेशन भारत में है, वो भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखी गढ़ी है। आगे देखते हैं रोपड़। रोपड़ पंजाब में है, सतलज के बाएं तट पे है। आधुनिक नाम इसका रूपनगर है। खोज इसकी 1950 में बीवी लाल ने की। खुदाई 1953 से 55 में यज्ञदत्त शर्मा ने की। खोज बीवी लाल ने 1950 में, और खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-55 में। इसके अवशेष क्या क्या मिले हैं यहाँ से हमें? मृदभांड, सिलकड़ी की मुहर, जट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाड़ाग्र एवं कुल्हाड़ी। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने के साक्ष्य यहीं से मिले हैं हमें, रोपड़ से। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाने के साक्ष्य। रंगपुर से मिला है हमें। इसकी लोकेशन देखो क्या है, पहले गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ये पड़ता है। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा एवं उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता, तीनों के साक्ष्य मिले हमें यहाँ से। प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, यानी हड़प्पा के बाद के तीनों कालों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। सुतकांगडोर, इसकी लोकेशन दक्षिणी बलूचिस्तान में है। दाश्त नदी के किनारे है। ये छोटा वाला सा बन गया है, कैपिटल सा बनेगा आधा इसमें। दाश्त नदी के किनारे है। खोज 1927 में हुई इसकी। ऑरेन स्टील ने इसकी खोज की। इसका दुर्ग जो है वो प्राकृतिक चट्टान के ऊपर अवस्थित है। प्राकृतिक चट्टान है, उसके ऊपर इसका किला बना हुआ है। मृदभांड
ताम्र निर्मित बाड़ाग्र, ताम्र निर्मित ब्लेड, मिट्टी की चूड़ियाँ आदि और धान की भूसी, ये इंपॉर्टेंट है। सूतकांग डोल में धान की भूसी मिली है, इसके साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। आलमगीरपुर में क्या है, ये मेरठ यूपी, सबसे ईस्टर्न देखा जाता है इसे, पूर्वी सबसे आलमगीरपुर यूपी में यही आता है, मेरठ में। हिंडन नदी के तट पे है। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। यज्ञदत्त शर्मा ने खुदाई एक की और की है रोपड़ में 1953-55 में। अवशेष क्या क्या मिले हैं आलमगीरपुर से, मृदभांड एवं मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज त्रिभुज बना हुआ है, कुछ बर्तनों पे मोर बने हुए हैं, गिलहरी आदि के चित्रकारियाँ हैं। हुलास, ये भी सहारनपुर, ये भी उत्तर प्रदेश में है, जो कि सहारनपुर जिले में है। यमुना की सहायक नदियाँ कृष्णा, हिंडन, कथानाला और मस्कारा नदियों के किनारे पे स्थित है। छोटी छोटी नदियाँ हैं ये, नदी इसकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, इनके किनारे पे हुलास। देखो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी स्थल थे वो सारे के सारे नदियों के किनारे स्थित थे। पानी की समस्या ना हो इसीलिए ये सभ्यताएं नदियों के किनारे ही ग्रो हुई, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो उस टाइम के लोग भी समझते थे, आज के लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं। देखिए आगे देखते हैं। कच्ची मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, ये सब यहाँ से मिले हैं। सैंदोवली सैंधोवली नहीं, सॉरी गलत हो गई, सैंधोलिपि युक्त ठप्पा का साक्ष्य मिला है यहाँ से। सैंधोलिपि युक्त ठप्पा का साक्ष्य मिला है यहाँ से। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। देसलपुर से एक रक्षा दीवार मिली है। भगवानपुरा की बात करते हैं। लोकेशन क्या है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में, सरस्वती घग्गर नदी के किनारे। उत्खनन इसका जेपी जोशी ने किया। अवशेष क्या क्या मिले हैं यहाँ से हमें, सफ़ेद, काले व आसमानी रंग के कांच की चूड़ियाँ मिली हैं। कांच की चूड़ियाँ भगवानपुरा से मिली हैं, जो कि सफ़ेद, काले, आसमानी भिन्न भिन्न रंगों की हैं। तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं और कांच की मिट्टी के चित्र या मनके मिले हैं। कांच की मिट्टी के चित्र, मनके आदि मिले हैं यहाँ से। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित एक लिस्टिंग के रूप में हम इन्हें देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थलों को, उनसे संबंधित नदियों, स्थल और एक तरफ हमने लिख रखी नदी। तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे था। मोहनजोदारो सिंधु नदी के तट पे था। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पे। लोथल भोगा नदी के और रोपड़ सतलज नदी के किनारे। मांडा दे चेनाव, दायमाबाद पिरवरा, आलमगीरपुर हिंडन, सुतकांगेडोर दाश्त, भगवानपुरा सरस्वती घग्गर नदी के किनारे, जो कि अब लुप्त हो चुकी है। सरस्वती को सिंधु घाटी ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी भी माना गया है। अब देखिए प्रमुख धातु हैं और प्राप्ति स्थल देख लेते हैं कि प्रमुख धातुएं थी जो कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। तांबा खेतड़ी राजस्थान से प्राप्त हुआ। आज भी तांबे के उत्खनन के लिए खेतड़ी बहुत फेमस लोकेशन है। और बलूचिस्तान से तांबा प्राप्त हुआ है। लाजवर्द, ये बदख्शां अफगानिस्तान में है, यहाँ से हमें लाजवर्द प्राप्त हुआ है। लाजवर्द भी एक धातु थी। फिरोजा टिन, ये दोनों हमें ईरान से प्राप्त हुई हैं। चांदी हमें राजस्थान के जावर एवं अजमेर की खान से प्राप्त हुआ है। और अफगानिस्तान और ईरान से भी हमें चांदी मिली है। तो 4 जगह से मिली है, राजस्थान की जावर, अजमेर की खान से, अफगानिस्तान और ईरान से। शिलाजीत तो हिमालय से मिला है और गोमेद गुजरात से मिला है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि पिछले स्लाइड में हो सकता है छूट गए हों, यहाँ पे हम कवर करेंगे। सारे ही तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। यूपी के बागपत जिले में बारोट तहसील के सनोली नामक हड़प्पन स्थल से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। सनोली की जो खुदाई है, जो अभी हाल में भी चर्चा में है, वेब सीरीज इस पे आई है। और इसमें माना जाता है कि अगर इस पे रिसर्च अच्छी तरह से हुई और तो पूरा इतिहास बदल जाएगा कि मानव की उत्पत्ति ही इंडिया से हुई है, ऐसा यहाँ पे प्रूव करने की कोशिश की गई है। मतलब ऐसा है कि अब तक माना जाता था ना कि यूरोपियन से स्टार्टिंग हुई, मेसोपोटामिया वगैरह, बट अभी सोनोली पे पूरा रिसर्च करने के बाद ये सिद्ध हो जाएगा कि भारत की उत्पत्ति, जो सिंधु आर्यंस जो थे, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो हुई थी वो इंडिया से ही हुई थी प्रॉपरली। यूपी के बागपत जिले में बारोट तहसील है, वहाँ पे सनौली नामक स्थान है, वहाँ पे हड़प्पन स्थल के 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। दिस है इसकी नॉर्थ टू साउथ है। मिस्र की सभ्यता की बात करें, ये नील नदी के किनारे उपजी। और सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कार करते थे।
प्रथम बार लिपि का आविष्कार किसने किया? सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने। सैंधव सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी और यहाँ पासा इनका प्रमुख खेल था सैंधव सभ्यता वालों का। स्त्रियों की मांग में सिंदूर के प्रमाण भी मिले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी स्त्रियां मांग में सिंदूर लगाती थी। प्रमुख खाद्यान्न क्या है? गेहूं, जौ, कपास, ये सब गेहूं प्रमुख खाद्यान्न थे। कपास उगाना भी लोग जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। फिर सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता वालों ने ही कपास उगाया है, यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व हुआ है। मिस्र में 2500 ईसा पूर्व कपास की खेती का प्रारंभ हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, सुरकोटदा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं हमें। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। लोथल और चंद्रों में मनके बनाने का कार्य होता था, यहाँ से कारखाने मिले हैं। लोथल एवं बालाकोट में मनके बनाने का कार्य होता था और लोथल और बालाकोट में सीप उद्योग भी यहाँ का प्रसिद्ध था। सिंधु सभ्यता का व्यापार उन्नत अवस्था में था। सिक्कों का प्रचलन हालांकि नहीं होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी कि तुम हमें टमाटर दो, हम तुम्हें गेहूं देंगे, ऐसा कुछ था। मेलुआ, ये सिंध क्षेत्र को मेलुआ कहते थे। दिलमुन फारस की खाड़ी को बोलते थे। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को सूर्योदय का क्षेत्र एवं हाथियों का देश कहा गया। जो सुमेरी अभिलेखों में जो दिलमुन है यानी फारस की खाड़ी है, इसको सूर्योदय का क्षेत्र कहा गया है और हाथियों का देश कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध कैसे पता चलता है? मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध है भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के। लोथल से एक मम्मी प्राप्त हुई है, वो हमें उस मम्मी से प्राप्त होता है कि मिस्र के व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से थे। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि का उन्नत प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक पशु मूर्ति की प्राप्ति हुई है। शरीर भेड़ का है, और मस्तक सूंडदार हाथी का है। ये मिक्स्ड है, शरीर भेड़ का बना हुआ है और मस्तक सूंडदार हाथी का है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है, ऊपर भी हमने पढ़ाया। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है, यानी एक श्रृंगी बैल जो थे इनको पवित्र माना जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं, इनमें सर्वाधिक अंकन भी इन्हीं बैलों का है, एक श्रृंगी बैल, एक सींग वाले। पशुपति शिव का, हालांकि इस पे थोड़ा वो है मतभेद कि एक श्रृंगी बैल थे या गेंडे थे, दोनों की बात होती है। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर। पशुपति शिव का प्रमाण जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर से हुआ है, जिस पर योगी की आकृति बनी है। योगी के दाईं ओर चीता एवं हाथी है, बाईं ओर गेंडा एवं भैंसा है। भैंसे का चित्र बना हुआ है, यह भैंस, ठीक है। सैंधव मृदभांड लाल या गुलाबी रंग के थे। स्त्री पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। शव दफनाने की दिशा क्या थी? नॉर्थ टू साउथ, परंतु कुछ जगह पे अपवाद है, जैसे कालीबंगा में साउथ टू नॉर्थ सबको दफनाया जाता था, और रोपड़ में वेस्ट टू ईस्ट, और लोथल में ईस्ट टू वेस्ट। आंशिक समाधिकरण बहावलपुर से प्राप्त साक्ष्य। बहावलपुर से प्राप्त हमें साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पता चलता है कि आंशिक समाधिकरण भी होता है सिंधु घाटी सभ्यता में, इसके साक्ष्य मिले हैं। अब एक और महत्वपूर्ण लिस्टिंग देखेंगे। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विद्वानों के मत हैं कि इसका विनाश कैसे होगा। तो विनाश का कारण है बाढ़। कौन कौन इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ? मार्शल, मैके, SR राव। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मार्शल हैं, मैके हैं और SR राव हैं, MM राव। मार्शल, मैके, SR राव ये बाढ़ को विनाश का कारण मानते हैं। आर्य आक्रमण कौन मानते हैं? गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर। चाइल्ड जो है व्हील चला रहा है, ऐसे याद रखो। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर आर्यन आक्रमण को विनाश का कारण मानते हैं। विनाश का कारण, आगे विनाश का कारण देखते हैं। जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन कौन कौन इतिहासकार मानते हैं? जैसे RL स्टाइन, अमलानंद घोष। तो ये दो इतिहासकार हैं, RL
स्टाइन और अम्रलन घोष ये जलवायु परिवर्तन को विनाश का कारण मानते हैं। महामारी को कौन कौन मानते हैं? KUR कैनेडी ये महामारी को मानते हैं विनाश का कारण। अन्य तथ्य एक बार और देख लेते हैं, ये अलग हैं थोड़ा उससे और इम्पोर्टेंट हैं। आर्य सभ्यता ग्रामीण थी जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी। आर्यन जो बाद में आए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी सभ्यता अधिक डेवलप्ड थी, अधिक मैच्योरिटी और ये नगरीय थी। काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदवांड हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। हड़प्पा की काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदवांड, धूसर एवं चित्रित धूसर भांड ये जो थे आर्यों से संबंधित हैं। धूसर एवं चित्रित धूसर मृदवांड। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन गोदावरी नदी के तट पे था। ददेरी की बात करते हैं, ये एक पर्वतीय पुरास्थल है। मोहनजोदड़ो के प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे। पानी के निकास के नालियों की व्यवस्था थी। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिलाया में सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। 4 धातु से परिचित थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले, तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी। ऐसा देखा गया कि हड़प्पा स्थलों में लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, तो ये लोहे से परिचित नहीं रहे होंगे। लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। लगभग 1000 ईसा पूर्व धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा भारत की दूसरी सबसे बड़ी साइट थी, प्रथम थी राखीगढ़ी और ऑल ओवर देखा जाए तो हड़प्पा थी, लेकिन इंडिया की प्रथम राखीगढ़ी और दूसरी धौलावीरा। मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्रा की प्राप्ति हुई है। मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा की प्राप्ति हुई है, इस पे वृषभ का चित्र बना हुआ है। कीलाकार लिपि थी जिसका 2600 ईसा पूर्व प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्रता प्राप्त हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। स्वास्थ्य चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। स्वास्थ्य चिन्ह मिला है हमें, इसका साक्ष्य हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। कुड़ाल जो कि हिसार में एक जगह है, वहाँ पे चांदी का मुकुट मिला है। और कुंतसी ये गुजरात में है, यहाँ से तांबे की चूड़ियाँ मिली हैं। लोथल युग में समाधान के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं, जो कि सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। युग में समाधान के मतलब कि हस्बैंड मरा तो उसके साथ में उसकी वाइफ को भी जबरदस्ती या अपनी मर्जी से उसमें समाधान कर दिया जाता था। सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य के रूप में इसे देखा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व का जनक कहा जाता है। पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी, विश्व की अन्य सभ्यताएं ताम्र युगीन। कांसा कितनी धातुओं को मिलकर बनता है? तांबा और टिन को। जो तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन थी जबकि विश्व की अन्य सभ्यताएं ताम्र युगीन थी। बूस्ट्रोफेडन लिपि, जिसे बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं ऐसे लिखते चलते थे। इसके बाएं से दाएं लिखा, फिर जहाँ दायां आया वहीं दाएं से बाएं लिखते चले आए, तो इसे बूस्ट्रोफेडन लिपि कहते थे। अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है, ऐसा है, इसे अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। तो वैदिक सभ्य साहित्य में हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। वैदिक साहित्य है वहाँ पे हड़प्पा को हरियूपिया कहा गया है। हड़प्पा से नग्न यक्ष और या फिर जिन, इसका लाल बलुआ पत्थर का एक धड़ एवं कुत्ता हिरण पर आक्रमण कर रहा है, इसके साक्ष्य मिले। रोपण स्वतंत्रता के पश्चात उत्पन्न मतलब रोपण जो था वो स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम उत्खनित क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद जो पहला उत्खनन किया गया वो रोपण में ही किया गया। तो यहाँ पे हमारे सारे फैक्ट कवर हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता का एक भी फैक्ट इसमें मैंने नहीं छोड़ा है। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपके एग्जाम्स में, चाहे वो PCS का हो, किसी भी स्टेट का PCS, चाहे वो पैट का हो या फिर अन्य कोई वनडे एग्जाम हो, टैट सीटेट, किसी में भी आपका इससे बाहर फैक्ट नहीं जाएगा। अब इसी सीरीज में अपनी नेक्स्ट वीडियो वैदिक काल पे बनाएंगे। वैदिक काल उसमें पूरा फैक्ट कवर किया जाएगा, एक भी फैक्ट उसमें नहीं छूटेगा। इसी तरह हम एक एक पॉइंट करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।